हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपका बिल्डिंग यानी कि भवन। ठीक है, भवन का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको करा चुका है, ये आपका हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भवन चैप्टर का ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर से वो सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था भवन किसे कहते हैं और भवन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सेम उसी पैटर्न पर ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बट चेंज थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर पूछ ले जाता है राष्ट्रीय भवन संहिता। राष्ट्रीय भवन संहिता यानी कि एनबीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर भवनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, या पूछ सकता है ऐसे अधिभोग। अधिभोग यानी कि ऑक्युपेंसी के आधार पर भवनों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछ सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, कि आपको पूछ सकता है एनबीसी राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भवनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, या अधिभोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको किस प्रकार से देना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवनों का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार क्या किया गया है, भवनों को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है, 9 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इन 9 के 9 भागों को क्या वर्ग में बांट दिया, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी, ऐसा करके आई वर्ग तक इनको बांटा गया है। हर एक वर्ग में एक भवन को रखा गया है। जैसे वर्ग ए में आपका आवासीय भवन रखे गए हैं। ठीक है, वर्ग ए में आपके आवासीय भवन रखे गए हैं। वर्ग बी में आपके एजुकेशनल भवन रखे गए हैं और वर्ग सी में आपके क्या ऑर्गेनाइजेशनल संस्थान भवन रखे गए हैं। तो चलिए इनको देखते कैसे। अब आपको सारे के सारे 9 के 9 भवन याद कैसे रखने हैं। हम सबसे पहले ये चीज सीखेंगे कि 9 के 9 जो भवन है आपको 9 टाइप्स में बांटे गए हैं, उनको याद कैसे रखना है, वर्ग में आपको कैसे डिवाइड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें थ्योरी आपको कैसे लिखनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया आपके जो एनबीसी, इसके एनबीसी एनबीसी यानी कि मैं यहाँ पर कोड लिख दूं, एनबी कोड के अनुसार जो बिल्डिंग है उनको कितने 9 भागों में बांटा गया है। कितने 9 भागों में, 9 भागों में बांटा गया है। और एनबीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड। अब इसमें क्या किया गया है, आज इसमें वर्ग बांट दिए, वर्ग ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो ये हैं आपके वर्ग। वर्ग ए से लेके वर्ग आई तक इन्होंने क्या किया, नेशनल बिल्डिंग कोड ने वर्ग बांट दिए। अब इन वर्ग में वर्ग ए में कौन सी बिल्डिंग आती है, बी में कौन सी, सी में कौन सी, ऐसे ही आई तक आपकी कौन सी बिल्डिंग आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पता होगा तो आपने क्वेश्चन को समझ लो कि पूरा कर दिया। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, ऐसा तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो आपको देखो यहां पर आपको याद रखना है रियो, आर ई ओ, रियो ए सी, रियो ए सी, TISR। तो आपको ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, रियो ACTISR। दोबारा से एक बार और मेरे साथ दोहराइएगा, रियो REO रियो ACTISR। तो ये सारे के सारे आप कहां फिट कर देंगे, यहां पर। कहां फिट कर देंगे, यहां पर। इसमें आएगा आपका R, इसमें आपका आएगा E, इसमें आपका आएगा O, इसमें आपका आएगा A, इसमें आपका आएगा C। स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीरियल वाइज इनको बांट दीजिए। इसमें आपका आएगा T, इसमें आपका आएगा I, इसमें आपका आएगा S और इसमें आपका आएगा R। ठीक है, अब हम इनकी फुल फॉर्म समझेंगे। रियो ACTISR। अब 9 के 9 वर्गों में हमने क्या किया, हमारे पार्ट थे, भवन के पार्ट थे, वो सारे हमने इसमें बांट दिए। अब देखो R4 होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि आवासीय भवन। R4 क्या होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग। R4 होता है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब आवासीय भवन, आवासीय भवन। तो R4 आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग। E4 होता है आपका एजुकेशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल
एजुकेशनल बिल्डिंग। E4 होता है आपका एजुकेशनल बिल्डिंग। क्या? एजुकेशनल बिल्डिंग, शैक्षणिक भवन। O4 होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशनल होता है संस्थागत, संस्थागत भवन, संस्थागत भवन। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? संस्थागत भवन। अब यहां पर आ जाएगा, अब यहां पर आप लिख सकते हो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय भवन, ऑर्गेनाइज। ई फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग, शैक्षणिक भवन। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन। ए फोर होती है असेंबली बिल्डिंग। क्या? असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग होती है आपकी सभा भवन, सभा भवन, क्योंकि भवन के बारे में बात हो रही है। असेंबली बिल्डिंग, सभा भवन। ठीक है। C4 होता है आपका कमर्शियल बिल्डिंग। क्या होती है? कमर्शियल, कमर्शियल बिल्डिंग। C4 होता है आपका कमर्शियल बिल्डिंग, यानी कि व्यवसायिक भवन, व्यवसायिक भवन। C4 होता है आपका व्यवसायिक भवन। T4 होता है आपका ट्रेड बिल्डिंग। T4 ट्रेड बिल्डिंग, ट्रेड बिल्डिंग। T4 होता है आपका ट्रेड बिल्डिंग, यानी कि वाणिज्यिक भवन, वाणिज्यिक भवन। क्या होता है? वाणिज्यिक भवन। T4 ट्रेड, वाणिज्यिक भवन। तो ऐसे आपको बांटना है। I4, यहां पर आई में आ जाइए, आपकी होती है I4 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि औद्योगिक भवन, औद्योगिक भवन, औद्योगिक भवन। ठीक है, I4 औद्योगिक भवन। S4 होता है आपका स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, स्टोरेज बिल्डिंग मतलब आपका भंडारण भवन, भंडारण भवन। तो ये होता है आपका स्टोरेज बिल्डिंग, भंडारण भवन। R4 होता है रिस्की बिल्डिंग। R4 आपका क्या होता है? रिस्की बिल्डिंग, रिस्की बिल्डिंग, यानी कि जोखिम युक्त भवन, जोखिम युक्त भवन। तो ये आपके टोटल भवन है जो किसने, नेशनल बिल्डिंग कोड ने पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, वर्ग में डिवाइड कर दिए थे। क्लास ए से लेके क्लास आई तक, यानी कि वर्ग ए से लेके वर्ग आई तक आपके क्या किए उन्होंने, पार्ट बना दिए इनके, किसके? भवन के। तो आपको कैसे याद रखना होगा इन पार्टों को? रियो, REO, रियो, ACTISR, फिर ऐसे यहां पर लिखिए और फिर इनके नाम लिख दीजिए। अब देखो R4 आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग, R4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, R4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कि आवासीय भवन। ठीक है। E4 एजुकेशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल, एजुकेशनल बिल्डिंग, यानी कि शैक्षणिक भवन। आप इसको शैक्षणिक भवन लिख सकते हैं, शैक्षणिक भवन। O4 ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल भवन, यानी कि बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। A4 डी में आ जाएगा असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग मतलब आपकी सभा भवन, असेंबली बिल्डिंग मतलब आपका सभा भवन। C4 आता है आपका कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग। क्या? कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग मतलब आपका व्यवसायिक भवन। T4 आता है आपका ट्रेड बिल्डिंग, ट्रेड बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना है शॉर्ट में, और फिर आप आराम से वर्ग बना सकते हो। ट्रेड बिल्डिंग। G4 होता है आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। क्या होता है? इंडस्ट्रियल, औद्योगिक भवन। S4 होता है आपका स्टोरेज भवन, स्टोरेज बिल्डिंग। क्या? स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक, और R4 होता है आपका रिस्की बिल्डिंग,
रिस्की बिल्डिंग। तो ये टोटल आपके 9 वर्ग है जिन 9 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये कितने वर्ग है आपके? 9 वर्ग है, 9 वर्गों में जिसमें बांटा गया आपको किसने? नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार। अब आप लिखेंगे कैसे? ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया कि आपको याद कैसे रखने हैं। अब आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भवनों को 9 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। इन्हें क्रम से वर्ग ए बी सी नाम दिए गए हैं। ठीक है, कैसे? अब देखो यहां पर मैं लिख के बताता हूं आपको, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। ऐसा आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है ऐसा आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर हम ले लेते हैं, मैं इसको भी रफ कर देता हूं, मैं इसको भी रफ कर देता हूं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना कैसे? क्वेश्चन आपको अगर आएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता है तो आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है राष्ट्रीय भवन संहिता, राष्ट्रीय भवन संहिता। आप यहां पे लिख सकते हो नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि एनबी कोड के अनुसार भवनों को 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। 9 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। इन्हें क्रम से वर्ग ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है, नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, अब इन्हें जो नाम दिया गया है यहां पर आप लिखेंगे वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी, वर्ग ई, वर्ग एफ, वर्ग जी, वर्ग एच एंड वर्ग आई, ठीक है, तो ऐसा आप वर्ग लिखेंगे। अब यहां पर इनके लिख देंगे आगे नाम। कैसे याद रखना था आपको? आपको याद रखना था REOACTIS-R। क्या याद रखना था आपको? REOACTIS-R। अब यहां पर आप ऐसे लिखेंगे, R मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब आवासीय भवन। अब आवासीय भवन के बारे में आप थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे। अब आवासीय भवन के बारे में आप यहां से थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। आवासीय भवन कैसे होते हैं? जहां पर व्यक्तिगत रूप से परिवार रहते हैं उनको आवासीय भवन कहते हैं। इसमें रहने, सोने, विश्राम करने की व्यवस्था होती है। ठीक है, खाना बनाने की व्यवस्था हो भी सकती है या नहीं भी। किसके अनुसार? नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार है ये। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन पे मत जाइएगा। नेशनल बिल्डिंग कोड ने कहा है कि जो अगर आपके रेजिडेंशियल भवन होंगे, आवासीय भवन होंगे, उनमें खाना बनाने की व्यवस्था हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, मगर उनमें रहने, सोने, विश्राम करने की व्यवस्था जरूर होती है। ठीक है, यानी कि खाना बनाने के अलग से रूम हो भी सकता है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वर्ग ए को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्या? A1, A2, A3, A4 एंड A5। A1 में आपके कैसे भवन आते हैं? अस्थायी भवन। A1 में कैसे भवन आते हैं आपके? अस्थायी भवन आते हैं। A2 में आपके कैसे आते हैं? व्यक्तिगत पारिवारिक भवन आते हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक भवन आते हैं। A3 में आपके कैसे भवन आते हैं? डोमेट्रिक भवन आते हैं। देखो A1 में जो भवन आते हैं आपके अस्थायी भवन होते हैं जिनमें आप परमानेंट नहीं रहते, जैसे आपकी धर्मशाला होगी, सराय होगी, ठीक है, रैन बसेरा आपका हो गया, उनमें आते हैं हमारे A1 में। ठीक है,
A2 में आते हैं व्यक्तिगत पारिवारिक भवन, जिनमें आपका एक परिवार या एक या दो परिवार रह सकते हैं, उनको हम क्या व्यक्तिगत पारिवारिक भवन कहते हैं। A3 में आपके डोमेट्रिक भवन आते हैं। डोमेट्रिक भवन कैसे भवन होते हैं, जैसे आपका हॉस्टल या आपका रेलवे स्टेशन का विश्राम गृह, तो वो आते हैं आपके A3 में। A4 में आपके कैसे भवन आते हैं, A4 और A4 में आपके आते हैं फ्लैट, यानी कि एक ही भवन में 3 से अधिक परिवार रह सकते हैं, उसको फ्लैट बोलते हैं, जिसमें 3 से अधिक परिवार इकट्ठे रह सकते हैं। तो एक ही भवन में जब 3 से अधिक परिवार इकट्ठे रह सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट, वो A4 में आता है। A5 में आता है जैसे आपका होटल किस में आता है, आपका A5 में आता है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, नेशनल बिल्डिंग कोड को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद बात करते हैं बी। ठीक है, बी होता है आपका ई फॉर एजुकेशनल भवन, ई फॉर आपका एजुकेशनल बिल्डिंग। ठीक है, एजुकेशनल बिल्डिंग आपकी शैक्षणिक भवन। ठीक है, और शैक्षणिक भवन कैसे होते हैं, जिनमें शिक्षा के कार्य संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भवन जिनमें शिक्षा के कार्य संपन्न किए जाते हैं उनको शैक्षणिक भवन बोलते हैं। जैसे आपका पुस्तकालय, स्कूल, विश्वविद्यालय एक्सेट्रा बहुत सारी आ जाते हैं इसमें, तो उनको क्या बोलते हैं हम, शैक्षणिक भवन। तो इसमें आप आराम से लिख सकते हो थोड़ा सा। ठीक, अब C4 होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग कैसी होती है, संस्थागत भवन। क्या, संस्थागत भवन क्या होता है, संस्थागत भवन कैसे आते हैं, इसमें सारे के सारे संस्थागत भवन आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में क्या आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में आपके सारे के सारे संस्थागत भवन आते हैं। संस्थागत भवन कैसे होते हैं आपके, जैसे चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्या, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, नशा मुक्ति केंद्र, नारी मुक्ति केंद्र, वृद्ध आश्रम, ये कैसे होते हैं आपके संस्थागत भवन होते हैं। तो इसमें सारे के सारे कैसे आते हैं, संस्थागत भवन आते हैं। ठीक है, अब डी की बात करते हैं हम। डी में क्या आएगा आपका, डी में क्या आएगा आपका, ए आएगा। A4 होती है असेंबली बिल्डिंग। A4 क्या होती है आपकी, असेंबली बिल्डिंग होती है आपकी सभा भवन। क्या होती है, सभा भवन। अब सभा भवन कैसे होते हैं, ऐसे भवन जिनमें सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्य संपन्न किए जाते हैं। असेंबली बिल्डिंग कैसी होती है, ऐसे भवन जिनमें धार्मिक, सामाजिक और आपके मनोरंजन कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे मनोरंजन कार्य में नाच घर, क्रिकेट स्टेडियम, या कोई सा भी स्टेडियम बोल सकते हो, स्टेडियम। ठीक है, सिनेमा घर या गुरुद्वारे, मंदिर, ये सब क्या आते हैं आपके असेंबली बिल्डिंग में आते हैं। ठीक, तो आप यहां पर लिख सकते हो, थोड़े दो पॉइंट लिखने हैं बस इनके बारे में। C4 आपका होता है कमर्शियल बिल्डिंग। C4 आपका होता है कमर्शियल बिल्डिंग आपकी होती है व्यावसायिक भवन। कैसा भवन, व्यवसायिक भवन। ऐसे भवन जिनमें व्यवसाय किया जाता है, ठीक है, या जिनमें बैठकर व्यवसाय किया जाता है, उन भवन को कमर्शियल बिल्डिंग, व्यवसायिक भवन कहते हैं। जैसे आपका वकील का चैम्बर, डॉक्टर का चैम्बर और आपकी कंपनियों के कार्यालय, ये सब किसमें आते हैं, आपके व्यवसायिक भवन में, जहां पर बैठकर आप व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, वकील चैम्बर, आपके डॉक्टरों के चैम्बर या आपके कंपनियों के कार्यालय, वो सारे किसमें आते हैं, व्यवसायिक भवन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ग अप, रियो टी आएगा। T फॉर ट्रेड। T4 क्या होता है, ट्रेड बिल्डिंग। कैसी, ट्रेड बिल्डिंग होती है आपकी वाणिज्यिक भवन कैसे होते हैं, जहां पर आपका किसी भी प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उत्पादक को क्या हम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कहीं पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे दुकान पर किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे शोरूम पर किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या कोई स्टोर हो वहां पर हम क्या किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक भवन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि वाणिज्यिक भवन कैसे होते हैं। वाणिज्यिक भवन के बाद आपका आता है I4 होता है आपका इंडस्ट्रियल
बिल्डिंग। कैसी बिल्डिंग? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन। औद्योगिक भवन कैसे? ऐसे भवन जहां पर किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ऐसे भवन जहां पर किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है औद्योगिक भवन कहलाते हैं। जैसे फैक्ट्री, मिल, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक भवन बोलते हैं। अब देख लेते हैं, H4 आता है एस। S4 मतलब स्टोरेज। स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग कैसी होती है? भंडारण भवन। भंडारण भवन, ठीक। ऐसे भवन जहां पर किसी भी वस्तुओं को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, उनको भंडारण भवन बोलते हैं। जैसे स्टोर, आपका स्टोर किसी का भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो ये एग्जांपल आ जाएंगे। R4 होता है आपका रिस्की बिल्डिंग। रिस्की बिल्डिंग। रिस्की बिल्डिंग। रिस्की बिल्डिंग कैसी होती है आपकी? जोखिम युक्त भवन। जोखिम युक्त भवन। कैसे भवन? जिनमें, ठीक है, जोखिम युक्त भवन कैसे होते हैं? जैसे आपकी पटाखों की फैक्ट्री, ठीक है, या बारूद के भवन, बारूद जिनमें रखा जाता है वो भवन, या आपके पेट्रोल डीजल के डिपो या सिलेंडर के डिपो, तो उसमें क्या आते हैं? आपके जोखिम युक्त भवन आते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आ जाता है राष्ट्रीय भवन संहिता के आधार पर भवनों का वर्गीकरण संक्षिप्त में कीजिए, या अधिभोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, तो आपको ऐसे लिखना होगा जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि आपको संक्षिप्त में पूछा गया है। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा और उनके एग्जाम्पल भी आपको बताने होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बिल्डिंग से, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन हम यहाँ पर आज सारे आपके कवर करेंगे और सभी को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आप आसान तरीके से और आसान शब्दों में क्वेश्चन को लिख सको, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।